नेक्स्ट है, इसमें सरकार के तीनों अंग समान नहीं है। मॉन्टेस्क्यू ने क्या माना? 3 अंग होते हैं सरकार के। एक का कार्य होता है कानून बनाना, एक का कार्य लागू करना, एक का कार्य न्याय करना। तो तीनों अंगों में जो शक्ति संतुलन है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। एक को सिर्फ कानून बनाने हैं, दूसरे को सिर्फ कानून लागू करने हैं, तीसरे को सिर्फ न्याय करना है। तीनों अंग बिल्कुल बराबर हैं। जबकि वास्तविक स्थिति क्या है? सरकार के जो तीनों अंग हैं ये बराबर नहीं है। विधान पालिका का काम कानून बनाना है, कार्यपालिका का लागू करना, न्यायपालिका का न्याय करना। लेकिन विधान पालिका कानून बनाएगी तभी तो कार्यपालिका लागू करेगी, तभी उसका उल्लंघन होगा तो न्यायपालिका न्याय करेगी। या कार्यपालिका ने कानून लागू किया, वो सही तरीके से लागू नहीं हुआ, तभी तो न्यायपालिका न्याय करेगी। माने न्यायपालिका और कार्यपालिका अपने कार्यों को करने के लिए विधान पालिका पर निर्भर है। जब तक कार्य शुरू ही नहीं होगा, पहला कदम ही नहीं उठाया जाएगा, दूसरा और तीसरा कदम तो फिर बहुत दूर की बात है। विधान पालिका कोई कानून बनाएगी, उसके बाद ही कार्यपालिका का काम शुरू होगा उसको लागू करना, उसके बाद ही न्यायपालिका का काम शुरू होगा उसके लिए न्याय की स्थिति को देखना। तो इन तीनों अंगों में विधान पालिका की जो स्थिति है वो बाकी के जो 2 अंग हैं उनसे सर्वोपरि है। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि कई देशों में, भारत में भी कार्यपालिका अध्यक्ष को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश किसको कहते हैं? पढ़ा है ना आपने, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है ये, कि जब देश के सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसका तत्काल समाधान जरूरी हो और उस समय अधिवेशन बुलाने की स्थिति ना हो, क्योंकि कानून कब बनते हैं? जब अधिवेशन चल रहा होता है। अधिवेशन तत्काल बुलाया नहीं जा सकता, समस्या का समाधान करना है तो कार्यपालिका अध्यक्ष के पास ये अधिकार होता है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ये अध्यादेश कानून की तरह ही प्रभावी होते हैं, इनके पीछे दंड की शक्ति भी होती है कि तत्काल समाधान भी हो जाएगा और अधिवेशन बुलाने की जरूरत भी नहीं रहेगी। लेकिन इसमें भी स्थिति क्या है कि वो जो अध्यादेश है वो प्रभावी कब तक रहेगा, ये हर देश में अलग अलग इसके नियम है। तो भारत में क्या है कि अगर राष्ट्रपति, कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है किसी समस्या के तत्काल समाधान के लिए, तो वो अध्यादेश कब तक जारी रहेगा? हमारा संविधान ये कहता है कि जिस तिथि को अध्यादेश जारी हुआ है उस तिथि से वो प्रभावी हो जाएगा। और जब संसद का अधिवेशन शुरू होगा, उस समय नहीं चल रहा अधिवेशन, आगे तो होगा ना 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, अधिवेशन शुरू होने की तिथि से, पहली तिथि से 6 सप्ताह तक वह अध्यादेश प्रभावी रह सकता है। उसके लिए स्थिति क्या है कि जब अधिवेशन शुरू हो गया, संसद के पास कानून निर्माण की शक्ति आ गई है, या तो संसद 6 सप्ताह के अंदर उस अध्यादेश पर जो विषय उसमें है, जिस समस्या के समाधान के लिए वो लाया गया है, कानून बना दे, माने अध्यादेश को कानून में कन्वर्ट कर दे अपने तरीके से। अन्यथा जैसे ही अधिवेशन शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह का समय पूरा होगा, वो अध्यादेश अपने आप ही निष्प्रभावी हो जाएगा। कार्यपालिका अध्यक्ष के पास है ये शक्ति। तो ऐसे में अब अध्यादेश के बारे में भी वही बात आ जाती है कि ठीक है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार कार्यपालिका अध्यक्ष को है, लेकिन यहाँ भी शक्ति फिर किसकी ज्यादा होगी? विधान पालिका की। विधान पालिका उसको कानून में कन्वर्ट कर देगी तो वो जारी रहेगा, अन्यथा वो रद्द हो जाएगा 6 सप्ताह के बाद अधिवेशन शुरू होने के। तो ऐसे में जो तीनों अंग है ये बिल्कुल बराबर हैं ही नहीं। विधान पालिका की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कार्यपालिका और न्यायपालिका से बेहतर है। नेक्स्ट है, न्याय विभाग को भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है। यहां मॉन्टेस्क्यू ने जब ये कहा
कि तीनों अंग बिल्कुल अलग अलग कर दिए जाएं। विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति अगर शक्तियों के पृथक्करण के मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत को माना जाता है तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा नहीं होगी, विधानपालिका द्वारा भी नहीं होगी, फिर वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे राजनीतिक आधार पर हमारे देश में लोकसभा के, विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं, पंचायतों के चुनाव होते हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं। तो जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ व्यक्ति होगा, क्या वो निष्पक्ष रूप से कार्य कर पाएगा? किसको सहयोग करेगा, किसकी फेवर करेगा? जिन्होंने चुनाव जीतने में उनकी सहायता करी। और साथ ही साथ एक आम व्यक्ति में क्या इतनी समझ है कि वो न्यायाधीश का चुनाव कर ले? इतना बड़ा काम है न्याय करना है। एक बेगुनाह को फांसी दे दी तो न्याय तो वही मिट्टी में मिल गया, और जो गुनाह जिन्होंने करे हैं वो सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं तो समाज में अव्यवस्था तो वैसे ही फैल जाएगी। तो क्या जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से न्याय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और जनता में भी सब में इतनी बुद्धि नहीं है, इतना विवेक नहीं है कि वो इतने बड़े काम के लिए चुनाव में भाग लें। राजनेता चुनने फिर भी आसान है, लेकिन किसी की न्यायिक योग्यता को, क्षमता को परख के उसको वोट देना, इसका मतलब तो फिर वो जज से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, जो कि संभव ही नहीं है, असंभव है। तो ऐसे में क्या होगा? जो न्याय विभाग है उसमें भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत खतरनाक है। अगर मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत को पूरी तरह से अपना लिया जाता है तो जो तीनों अंग हैं वो अपने अपने क्षेत्र में पूरी तरह से सर्वशक्तिमान हो जाएंगे। जो आज अमेरिका में हुआ है ना, वो ट्रंप जो है अपने पद से हटने को तैयार नहीं है, व्हाइट हाउस छोड़ने को तैयार नहीं है, भड़काऊ भाषण दे दिया, जनता संसद में आग लगा रही है। इससे भी खराब स्थिति होगी कि सभी अपने अपने क्षेत्र में सर्वशक्तिमान, उस पर कोई अंकुश नहीं, कोई बंधन नहीं। हालांकि अमेरिका में तो बंधन है, तो भी देखो आज ये स्थिति आई, आज सुबह की न्यूज है। तो ऐसे में जब अपने अपने क्षेत्र में कोई सर्वशक्तिमान हो जाए तो फिर अन्याय तो वो व्यक्ति करेंगे, क्योंकि सत्ता तो अच्छे अच्छों को पथ भ्रष्ट कर देती है। मॉन्टेस्क्यू ने यही कहा था कि शक्ति व्यक्ति को अंधा कर देती है। इसलिए ये तीनों शक्तियां एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था के हाथ में नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये अलग अलग ही तीनों शक्तियां इतनी अधिक है, अब न्यायाधीशों पर यदि कोई अंकुश ना हो, हम एक कल्पना करके देखें, न्यायाधीशों को कोई डर ही ना हो कि उनको महाभियोग के द्वारा या किसी और आधार पर हटाया जा सकता है, कोई उन पर आक्षेप लग सकता है। मानवीय स्वभाव तो सबका एक जैसा है, तो क्या न्यायाधीश पूरी तरह से निष्पक्ष होकर न्याय कर देंगे? वही सारा होगा, फिर लालच, स्वार्थ, सारी चीजें हावी होंगी। तो ऐसे में यदि पूरी तरह से इस सिद्धांत को लागू कर दिया जाता है तो तीनों ही अंग अपने अपने क्षेत्र में इतने सर्वशक्तिमान हो जाएंगे कि जनता तो फिर इनके अत्याचार का, अन्याय का शिकार होगी ही होगी। नेक्स्ट है, अच्छे कानूनों का निर्माण संभव नहीं है। अच्छे कानून कब बनाए जा सकते हैं? जब जनता की जो समस्याएं हैं उनकी बारीकी से समझ हो कि जनता किन समस्याओं का सामना कर रही है, जनता को समय के अनुरूप अब क्या और सुविधा चाहिए, और ये जो
सारी समस्याएं हैं। अब राजनेता क्या है हर देश में, चाहे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है चाहे संसदीय शासन प्रणाली है, सरकारें तो आती जाती रहती हैं। राजनेता जितने भी हैं जो चुनाव लड़ते हैं जीतते हैं उनकी राजनीतिक योग्यता है, लेकिन समस्या की समझ होना और फिर उसके समाधान की समझ होना। समस्या तो हो सकता है सबको समझ आ जाए, समाधान भी तो कोई ढूंढेगा। समाधान ढूंढने की समझ प्रशासकीय अधिकारियों में होती है, क्योंकि उनको अपने विभाग की बारीकी से जानकारी होती है। अब शिक्षा विभाग की जो समस्याएं हैं, शिक्षा मंत्री को हो सकता है ना समझ आए, लेकिन जो प्रशासकीय अधिकारी हैं जो वर्षों से काम कर रही हैं वो आंकड़े देंगे कि देखो इस तरीके से होता है। कि रीअपियर वालों को भी हम प्रमोट करते जा रहे हैं। मैं हरियाणा का एग्जाम्पल दे रही हूँ, एमडी यूनिवर्सिटी का, CBLU का, इन सब का रीअपियर वालों को प्रमोट करते जा रहे हैं। कहीं कोई बैरियर नहीं है, कहीं कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, तो नतीजा देख ही रहे हैं कि लोगों की जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स की 15-15 रीअपियर हैं और वो 6 सेमेस्टर में बैठे हैं। टूटेंगी उनकी नहीं, BA उनकी होनी नहीं। हाँ, सरकार को यूनिवर्सिटी को फीस इकट्ठी हो जाएगी, कॉलेज का रिजल्ट खराब होता रहेगा, है ना ये। अब ये जो स्थिति है, अब शिक्षा मंत्री तो क्या देखेगा कि सरकार का फायदा किसमें है, लेकिन ये जो कमी है ये कौन बता सकते हैं? जो शिक्षा विभाग में इतने सालों से कार्य कर रहे हैं, उनके हाथ में आंकड़े हैं, फाइलें हैं, पूरा रिकॉर्ड है। तो कार्यपालिका के पास समस्याओं के समाधान भी होते हैं, समस्याओं की बारीकियों को भी वो समझते हैं। तो यदि उनका सहयोग नहीं होगा तो विधान पालिका अच्छे कानून बना ही नहीं सकती। कल्पना के आधार पर कानून नहीं बनाए जा सकते जब तक जमीनी हकीकत से सामना ना हो, गहराई से समस्या को ना समझा हो, तब तक वो जो कानून है बन भी गया तो फिर वो जैसे किसान बैठे हैं ना दिल्ली को घेरे, वही स्थिति होगी कि सरकार के लिए आगे कुआ पीछे खाई, वापस लेती है तो किरकिरी है, मानती है तो उन कानूनों में कुछ बचता ही नहीं। इतने बदलाव उन्होंने मांग रखे हैं, नाम रह जाएगा, सिर्फ हेडिंग रह जाएगा और कुछ नहीं रहेगा उसमें, जितने उन्होंने मांगे पेश कर रखी हैं बदलाव की। ये इसीलिए होता है कि सरकार यदि मनमाने तरीके से, माने हकीकत को अच्छे से पहचाना नहीं, समझा नहीं, जो उन परिस्थितियों में रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत नहीं की, अपने तरीके से जो कानून बना दिए, तो उनका हश्र फिर यही होता है। तो ये जो स्थिति है इसमें ठीक है, राजनीति भी अब चल रही है, विपक्ष भी उकसाए हुए है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन अच्छे कानूनों का निर्माण तभी संभव है जब सभी जो आंकड़े हैं उनका अध्ययन किया जाए। आंकड़े तो फिर कार्यपालिका के पास ही होते हैं, प्रशासकीय विभाग तो हर देश में कार्यपालिका के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट है इसमें साम्यवादियों की आपत्ति। साम्यवादी ये कहते हैं कि शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है पूंजीवादी देशों के लिए भले ही ठीक होगा, साम्यवादी देशों के लिए हम इसको उचित नहीं मानते। नेक्स्ट है तानाशाही के समर्थक भी इस सिद्धांत का विरोध करते हैं। अब वो क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि जो तानाशाह है वो क्यों चाहेगा कि उसके पास केवल एक शक्ति हो तीनों में से? मुख्य रूप से तो 3 शक्तियां हैं ना, कानून बनाना, कानून को लागू करना और न्याय करना। तानाशाह तो सारी शक्ति अपने हाथ में चाहता है, शक्ति का केंद्रीकरण चाहता है। वो क्यों चाहेगा कि उसकी शक्ति बट जाए, 3 में से सिर्फ मतलब पूरी शक्ति में से 1/3 शक्ति उसको मिले? फिर वो कैसा तानाशाह हुआ? तो तानाशाह भी इस शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते, साम्यवादी भी नहीं करते और तानाशाह भी नहीं करते। नेक्स्ट इसमें आ जाता है लोकतंत्र की आपत्ति। अब जो लोकतंत्र के समर्थक है वो भी इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि ठीक है, कभी राज्य जो है वो पुलिस राज्य हुआ करता था,
लेकिन आज जो राज्य का स्वरूप है वो कल्याणकारी है, और राज्य के कल्याणकारी स्वरूप के अंतर्गत ये माना जाता है कि राज्य मानव जीवन के कल्याण के लिए जीवन के किसी भी पक्ष से संबंधित कानून बना सकता है। और कल्याणकारी जो राज्य है वो जनता का मालिक नहीं बल्कि सेवक बनकर कार्य करता है, तो वो राज्य को अपनी स्वतंत्रता का शत्रु मानते ही नहीं। तो ऐसे में शक्ति पृथक्करण का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों ने इस सिद्धांत के महत्व को घटा दिया है। अब मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि विधान पालिका और कार्यपालिका में अलग अलग लोग हों, न्यायपालिका में अलग लोग हों, लेकिन यदि अब जो चुनाव होते हैं वो किस आधार पर होते हैं? राजनीतिक दलों के आधार पर। संसदीय शासन प्रणाली में तो खैर विधान पालिका कार्यपालिका में कुछ लोग साझे होते हैं, लेकिन हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं। अमेरिका में अपनाया गया शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अमेरिका में सीनेट और प्रतिनिधि सदन में एक ही राजनीतिक दल का बहुमत हो और उसी राजनीतिक दल का राष्ट्रपति हो जो कार्यपालिका अध्यक्ष है, तो कहाँ गया फिर शक्ति पृथक्करण? कार्यपालिका में भी उसी राजनीतिक दल का वर्चस्व हो जिस राजनीतिक दल का वर्चस्व विधान पालिका में है, तो अपने आप ही शक्तियों का कितना ही बंटवारा किया गया हो वो तो मिलकर ही काम करेंगे। तो राजनीतिक दलों के उदय होने के बाद जो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है इसका महत्व काफी हद तक समाप्त हो गया है। बाकी फिर इसका जो सिद्धांत का महत्व है वो कल करेंगे कि मॉन्टेस्क्यू ने जो इतना बड़ा विचार दिया था तो उसका अर्थ वो क्या कहना चाह रहा है, कुछ इसमें प्रासंगिकता है या नहीं है।